हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन टॉपिक के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य एक संसाधन होता है। कैसे होता है, किस तरह बनता है और देश के विकास में वो किस तरह योगदान देता है, उन सब के बारे में हम मानव संसाधन जो टॉपिक है उसके अंदर अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? यदि हमें संसाधन की परिभाषा पता चलेगी तो हम मानव संसाधन तक पहुंच सकते हैं। तो संसाधन वे सभी पदार्थ या तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं बच्चों, वे सभी पदार्थ या तत्व जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में मानव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? पदार्थ या तत्व है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? संसाधन। अब मानव संसाधन कैसे होता है वो, यदि अपन सीधी भाषा में यदि परिभाषा लिखे तो देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों को मानव संसाधन कहते हैं। जो लोग देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं वो क्या होते हैं? मानव संसाधन। जैसे टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये क्या करते हैं बच्चों? देश के विकास में क्या करते हैं? योगदान देते हैं, इसलिए इसे क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन। यदि आपको बच्चों नोट करके दिमाग रखना, जो स्टूडेंट होते हैं या चाइल्ड होते हैं या बच्चे होते हैं, वो देश के भावी मानव संसाधन कहलाते हैं। देश के भावी मानव संसाधन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अपने पढ़ लिख कर और अपने नए कौशल का निर्माण करके फ्यूचर के अंदर देश के आर्थिक विकास में क्या देंगे? योगदान देंगे। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? भावी मानव संसाधन। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि वो देश के विकास में, देश के नए कौशल के अंदर अपना बड़ा योगदान देता है। मनुष्य को मानव संसाधन उनकी संख्या तथा शारीरिक तरह मानव शक्ति बनाती है। यदि पूछ ले मनुष्य को मानव संसाधन कौन बनाती है, तो याद रखना उनकी संख्या। जिस देश के अंदर जितनी युवा जनसंख्या होगी उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। याद रखना, जैसे हम जापान और भारत की बात करें तो जापान में कौन से लोगों की संख्या अधिक है? बुड्ढों की संख्या अधिक है, और भारत के अंदर युवा की। तो यदि हम देखते हैं तो फ्यूचर में भारत का विकास अधिक होने की संभावना है, क्योंकि युवा लोगों में सोचने की समझ या उनकी कलाओं का विकास करने की जो समझ है, कार्य क्षमता है, वो बुड्ढों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए उनका विकास अधिक होता है। शारीरिक, यदि किसी देश के अंदर जो लोग हष्ट-पुष्ट हैं, रोगों से मुक्त हैं, उस देश का विकास अधिक होता है। और जिस देश के अंदर जो नागरिक है हष्ट-पुष्ट नहीं है, बीमारियों से हमेशा ग्रस्त रहते हैं, उस देश का विकास हमेशा क्या रहता है?
बैकवर्ड या पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों? कि जिस देश के विकास के लिए अन्य योजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है, वो पैसा उनकी जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उसके ऊपर खर्च हो जाता है, जिसके कारण देश का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और मानव शक्ति में उनकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का जो कौशल है वो है। जो इस देश के अंदर लोगों की कार्य कौशल क्षमता अधिक होगी या उनकी शक्ति होती अधिक होगी, उस देश का विकास क्या होता है? अधिक होता है। अगला, मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य और कौशल क्षमता की सहायता से होता है। याद रखना बच्चों, मनुष्य में शारीरिक और मानसिक शक्ति, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पावर जो निर्माण होता है वो किससे होता है? शिक्षा से, तकनीकी से और कौशल क्षमताओं से। इन 3 कारणों की सहायता से ही किसी मनुष्य के अंदर हम शारीरिक और मानसिक शक्ति के अंदर क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। एक बात आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी कार्य कौशल क्षमता भी क्या होती है? अनपढ़ की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि पढ़े लिखे जो कार्य होते हैं और तकनीकी का प्रयोग करके कार्य करते हैं, इसके कारण वो कम समय में भी जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तुलना में अधिक कार्य कर लेता है। फिर सोचने की जो क्षमता होती है वो अनपढ़ जो अशिक्षित लोग होते हैं उनकी तुलना में वो क्या होते हैं? अधिक सक्षम होते हैं। इनकी सहायता से वो मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करने योग्य बनता और उनकी तकनीकी, शिक्षा और कार्य कौशल के जब विकास हो जाता है तो मनुष्य उस नई वस्तु का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो लोग थे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में मनुष्य ने अपनी शिक्षा, तकनीक और कौशल क्षमता का विकास करके उसके स्थान पर उन्होंने क्या बना दी? कार बना दी, बस बना दी। तो ये किसके कारण हुआ? उनकी कौशल क्षमताओं और मानव शक्ति के विकास के कारण ही बच्चों हो पाया। फिर अपन अगले बात में देखते हैं मानव संसाधन की परिभाषा। यदि पूछते हैं तो मानव संसाधन वो अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। और मानव संसाधन वो होता है जिसमें अर्थव्यवस्था उनका कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था उस देश के लोगों की क्या होती है? परिसंपत्ति होती है। और उस रूप में जो लोग देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन। इट मीन्स हम किसी देश के ऊपर जो अर्थव्यवस्था है या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रति हम अपना कार्य कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि वो हमारी संपत्ति है। और हमारी संपत्ति की सुरक्षा पहुंचाना या हमारी संपत्ति को बनाए रखना या ऊपर या आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपनी संपत्ति को सुरक्षा नहीं पहुंचा सकते तो हम देश का भला नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्थव्यवस्था हमारी परिसंपत्ति है, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, उसको बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। जो मनुष्य इस अर्थव्यवस्था को विकास में योगदान देता है वही क्या बन जाता है? मानव संसाधन। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या और मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब मानव जनसंख्या को जब उनके पेरेंट्स हो या सरकार हो उनके विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए सरकार क्या करती है? उस पर बहुत सारे खर्चे करती है या निवेश करती है। जैसे शिक्षा के ऊपर, प्रशिक्षण के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर और बहुत सारे से निवेश करती है, जिससे वो फ्यूचर में आकर देश की अर्थव्यवस्था में क्या देता है? योगदान देता है। इसलिए वो मानव संसाधन बन जाता है। तो याद रखना कि जब उसके ऊपर शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, चिकित्सा पर और अन्य सेवाओं पर सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है तब एक परिपूर्ण एक मूर्ति का विकास होता है, एक विकसित मूर्ति का विकास होता है। उस विकसित मूर्ति को उन्होंने क्या कहा है? मानव संसाधन। तो याद रखना मानव संसाधन देश की मूलभूत इकाई होती है, देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी होती है। यदि हम देश के विकास में यदि योगदान देना है तो उससे पहले मानव संसाधन का विकास करना होगा। तो एक शब्द आता है, आपने कभी सुना भी होगा, जनगणना। जनगणना, जन का मतलब होता गिनती या लोग, जन का मतलब होता लोग और गणना का मतलब होता है उनकी गिनती करना। तो जनगणना की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए बच्चों तो सीधे लिखना, किसी
विदेश नहीं, ये परिभाषा नहीं होगी बच्चों। अब मैं वापस लिख रहा हूं, ठीक है। 10 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में आधिकारिक रूप से लोगों की गई गणना को क्या कहते हैं बच्चों? जनगणना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि 10 वर्षों के अंतराल में आधिकारिक रूप से की गई गणना जनगणना कहलाती है, याद रखना। फिर अपन का काफी बार सवाल आता है कि प्रथम जनगणना कब हुई? प्रथम जनगणना कब हुई? तो याद रखना 1872 में। उस समय गवर्नर लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो गवर्नर थे। फिर एक सवाल फिर बनता है इसमें, संपूर्ण प्रथम जनगणना, संपूर्ण प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी। उस समय गवर्नर लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और काफी बार सवाल पूछते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और अब तक लगभग 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी हो चुकी है बच्चों? 15 जनगणना हो चुकी है, जिसमें से 8 आजादी से पूर्व और 7 आजादी के बाद। और जब 2021 आएगी उस समय कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। और जनगणना के अंदर बच्चों किसका अध्ययन होता है? जनसंख्या का। तो आपको मालूम हो गया, जनगणना प्रति 10 वर्षों के अंतराल में की गई गणना। प्रथम जनगणना 1872, संपूर्ण प्रथम जनगणना 1881, प्रथम स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951। वर्तमान तक 15 जनगणना हो चुकी है। 2021 में 16वीं जनगणना होगी। ये बात याद रखनी है। अब आपके सामने एक शब्द आया, जनसंख्या। जन यानी लोग और संख्या यानी उसकी गिनती करना। तो किसी क्षेत्र, किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं या जनसंख्या क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखना, सीधी भाषा में यदि आपको परिभाषा याद रखनी है तो इसकी सीधी सी भाषा है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। और यदि आपसे पूछे विश्व की कुल जनसंख्या, तो याद रखना 714 करोड़ है। कितनी है? 714 करोड़ है। और भारत की कुल जनसंख्या यदि 2011 के अनुसार देखा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या है। और भारत के अंदर बच्चों देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के अंदर जनसंख्या से संबंधित जो जनगणना के अनुसार जो उनकी गणना कैसे की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम बच्चों जनसंख्या की परिभाषा निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या का आकार। देखो, जनसंख्या के आकार के अंदर बच्चों उस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जनसंख्या की कुल संख्या होती है, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग बनाई है। क्योंकि विश्व के सभी क्षेत्रों में एक समान जनसंख्या ना पाए जाने के कारण इसके जनसंख्या का जो आकार है वो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग पाया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 25,000 जनसंख्या घनत्व देखने को या 25,000 जनसंख्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ग्रीनलैंड है तो वहां पर 1% पाई जाती है। तो इस तरह का रेशो क्या होता है विश्व में अलग अलग बनाया हुआ। फिर वितरण, आपको मालूम ही है विश्व के अंदर सभी जगह जनसंख्या एक समान
नहीं पाई जाती, कहीं पर अधिक पाई जाती हैं तो बच्चों कहीं पर कम पाई जाती है। इसी के कारण देखते हैं तो एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर देखा जाए तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और फिर अपन देखते जाए तो अलग अलग महाद्वीपों के अंदर अलग अलग प्रकार की जनसंख्या प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब यदि अपन को पूछ लें जनसंख्या वितरण की परिभाषा क्या है, जनसंख्या वितरण की परिभाषा तो नॉर्मल सी परिभाषा है, कोई बच्चों डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है। तो याद रखना, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या का वितरण, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या का वितरण जनसंख्या वितरण कहलाता। और इसी के आधार पर हम देखते हैं तो विश्व के अंदर सभी जगह जनसंख्या एक समान नहीं पाई। फिर है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व यदि हम इसकी बात करें तो याद रखना बच्चों, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक है। यदि इसका सूत्र की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल, विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल। यदि भारत का पूछते हैं तो विश्व के स्थान पर क्या लिख दो, भारत। यदि राजस्थान का पूछते हैं तो विश्व के स्थान और भारत के स्थान पर क्या लिख दो, राजस्थान। तो ये उसका सूत्र हो जाएगा। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वह भारत का पूछते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि राजस्थान का पूछते हैं बच्चों तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विश्व के सभी क्षेत्रों का जो लिंग अनुपात है, जनसंख्या घनत्व है, वो भी एक समान नहीं है। उसके अंदर भी बच्चों भिन्नता देखने को मिलती है। हमने देखा विश्व के अंदर 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। व्यक्तियों की कुल जनसंख्या अर्थात पुरुष और महिला एवं बच्चे तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसका अध्ययन हम जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व के आधार पर करते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा जनसंख्या के आकार किस तरह बनाया गया है, जनसंख्या वितरण की परिभाषा क्या है और जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है। फिर अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। देखो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में सबसे पहले अपन लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। किसकी परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। यदि हम जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद करते हैं तो सीधी सी परिभाषा है, किसी क्षेत्र के दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाता बच्चों, जनसंख्या वृद्धि। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, किसी क्षेत्र के दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। हम एक एग्जाम्पल से माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे 2011 में भारत की जनसंख्या यदि देखते हैं तो 102.8 करोड़ थी, मान लो कितनी थी, 102.8 करोड़ थी। और फिर 2011 के अंदर 121 करोड़ थी, ठीक है। और 2001 के अंदर देखा जाए
तो 102.8 करोड़ थी। 2011 के अंदर कितनी थी? 121 करोड़ और 2001 के अंदर 102.8 करोड़। हम दो समय अंतराल हो गए, एक 2011 हो गया और एक 2001 होगा। इन दोनों के बीच में जनसंख्या का परिवर्तन कितना आता है, वही क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर पॉइंट लगते हैं 0 आता है और इसमें 10 में से 8 गए, पीछे कितना बचे? 2। यहाँ पर एक 0 बच गया, इसमें 10 में से बच गए 8 और यहाँ पर कितना बच गया बच्चों? 1। तो 18.2 करोड़ जो जनसंख्या है वो परिवर्तन आई। तो ये क्या कहलाया बच्चा? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाया? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। तो याद रखना बच्चों, तो ये होती है हमारी जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की परिभाषा। किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि या उसमें परिवर्तन व उसका कारण क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। इसमें क्या कहते हैं? किसी स्थान पर हम जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि के अंदर देखते हैं तो उस जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है या कितना परिवर्तन हुआ या उस परिवर्तन के क्या कारण है, उनका अध्ययन हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में करते हैं। तो अब इससे जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के जो कारण है वो मुख्य रूप से 3 बताए गए। पहला जो कारण है वो बताया गया जन्म दर। कौन सा है? जन्म दर। दूसरा जो कारण बताया गया वो है मृत्यु दर। तीसरा जो कारण बताया गया वो है प्रवास। ये 3 ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को, जो परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कितने हुए? 3, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब अगला बिंदु देखते हैं जनसंख्या की गुण विशेषता। अब जनसंख्या को गुणों के आधार पर यदि इनकी विशेषता को देखा जाए तो बच्चों, व्यक्तियों की उम्र मतलब आयु संरचना क्या होती है? अर्थ व्यक्तियों की उम्र का मतलब होता है आयु संरचना, या लिख देते हैं आयु संरचना। तो इसकी यदि आपसे परिभाषा पूछ ले तो सीधा सा लिखना, किसी क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग आयु के लोगों को आयु वर्गों में रखकर उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? आयु संरचना। व्यक्ति की उम्र का मतलब क्या हुआ? आयु संरचना। तो किसकी परिभाषा क्या बनी? किसी क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग आयु के लोगों आयु वर्गों में रखकर उसका अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। तो अब हम अगला बिंदु लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या? तो यदि हम लिंगानुपात की परिभाषा लिखे तो ये भी बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष। क्या होता है बच्चों? स्त्री और पुरुष। अब स्त्री और पुरुष के बीच में जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंगानुपात। यदि हम लिंगानुपात की परिभाषा की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्रियां व पुरुषों का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? लिंगानुपात। लेकिन बच्चों कहीं कहीं पर आपको इसके अलावा और तरह से परिभाषा लिखी भी मिल सकती है, जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये भी परिभाषा आपको लिखने को मिलती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ लिंगानुपात बहुत ही उच्च पाया जाता है और कुछ ऐसे देश है जहाँ का लिंगानुपात क्या पाया गया है? निम्न। और यदि हम भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग 940 बताया गया है। कितना है? 940 भारत का लिंगानुपात बताया गया है। और आपको ये भी मालूम है विश्व का सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो लेटविया का है 1187 और सबसे कम यूएई की है, संयुक्त अरब अमीरात का देखने को मिलता है। तो अब अगला बिंदु लेते हैं
पुरुष और महिलाओं की संख्या, लिंग अनुपात के अनुसार क्या होता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात और उसकी साक्षरता स्तर। और क्या ज्ञात करना है, साक्षरता स्तर। यदि हम साक्षरता की परिभाषा लिखे, याद पर लिखते हैं साक्षरता, तो याद रखना 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं तथा उनको अंकगणितीय ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षरता। वापस सुन लेना बच्चों, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उसको किसका ज्ञान हो, अंकगणितीय ज्ञान हो, उसी को हम साक्षरता कहते हैं। और भारत की जो औसत साक्षरता है 74.04% है। कितनी है, 74.04% है। और राजस्थान की लगभग 61% की करीबन साक्षरता दर देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर भी साक्षरता दर का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं बच्चों जिनकी साक्षरता दर क्या पाई गई है, 100% देखने को मिलती है। तो आपको मालूम हो गया कि साक्षरता स्तर क्या होता है। फिर व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, थर्ड एक्टिविटी है, फोर्थ एक्टिविटी है, 5 एक्टिविटीज है, इनमें जो कार्य करते हैं उन सब के लोगों को किस में लिया जाता है, व्यवसायिक संरचना के अंदर। किस में लिया जाता है, व्यवसायिक संरचना। अब व्यवसायिक संरचना के अंदर 5 कैटेगरी देखने को मिलती है, लेकिन आप 10 तक पढ़ रहे हो इसलिए आपको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी का अध्ययन करना होगा। जैसे पहला है प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया बच्चों वो क्रिया होती है जिसमें जो भी पदार्थ मिलता है प्रकृति से उसका हम सीधा ही उपयोग में ले लेते हैं। मतलब प्रकृति से प्राप्त सीधे ही वस्तु या उत्पाद का प्रयोग करना क्या कहलाता है, प्राथमिक क्रिया। और दूसरी है बच्चों द्वितीय क्रिया। कौन सी है, द्वितीय क्रिया। इसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उद्योगों के अंदर मशीनरी द्वारा उसका रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीय क्रिया में लेते हैं। फिर अपन आती है तृतीय क्रियाएं, जो बच्चों सेवाओं से संबंधित होती है। किससे होती है, सेवाओं से। ऐसी क्रिया जो सेवाओं से संबंधित होती है उसे तृतीय क्रिया कहते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आपके शिक्षक गण हैं, ये सब किसमें आते हैं बच्चों, तृतीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। और फिर स्वास्थ्य की अवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की अवस्था के अनुसार देखें तो इसमें अपन हमारे रोगों से मुक्त होने की बात कही गई है। किसकी कही गई है, रोगों से मुक्त होने की बात। तो आपने देखा जनसंख्या की गुण विशेषता के अंदर व्यक्ति की उम्र का अध्ययन किया जाता है, लिंग अनुपात का अध्ययन किया जाता है और उनकी साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। और साथ में व्यवसाय संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं की जो अलग अलग अवस्था है उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, जनसंख्या की गुण विशेषता के अंदर करते हैं। तो आपने देखा बच्चों उसकी जनसंख्या की परिभाषा के 3 प्रमुख बिंदु बने। पहला तो हो गया जनसंख्या आकार, वितरण एवं घनत्व। दूसरा हो गया जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन। तीसरा हो गया जनसंख्या की गुण विशेषता। क्या होगी, गुण विशेषता। तो बच्चों आपने जनसंख्या और जनसंख्या के संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनसे आपने समझा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बच्चों जनसंख्या वितरण के दौरान जो विश्व के अंदर और भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या का अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का जो वितरण पाया जाता है या क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है उसका हम अध्ययन विस्तार के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा बच्चों, मानव संसाधन किसे कहते हैं, जनसंख्या की परिभाषा क्या है और जनसंख्या की परिभाषा के लिए उत्तरदायी बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।